प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन ब्रिटिश संसद के निम्न सदन लोक सदन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और लॉर्ड सभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज यहाँ लोक सदन की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की बात कही जाती है और वर्तमान समय में संसद की प्रभुसत्ता से आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता से आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटिश संसद की जो शक्तियाँ है उसमें सर्वेसर्वा लोक सदन है। लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ है वो नाम मात्र की है। तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता से के लिए बात कही जाती है, वो सारी शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश संसद के निम्न सदन लोक सदन द्वारा किया जाता है। अब एक एक करके ब्रिटिश संसद के निम्न सदन लोक सदन की जो शक्तियाँ उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी यानी विधि निर्माण की शक्तियाँ, यानी संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना होता है। तो संसद की प्रभुसत्ता की धारणा के अनुसार ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। यानी अपन प्रभुसत्ता के बारे में पढ़ा है ब्रिटिश संसद की, उसमें भी यही बात कही गई थी कि ब्रिटिश संसद कोई भी कानून का निर्माण, किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है और बनाए हुए कानून को रद्द कर सकती है, उसको संशोधित कर सकती है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। जैसे अपन अन्य देशों में, भारत के संदर्भ में या अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के अनुकूल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ संसद जो भी कानून बनाए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। 1911 से पूर्व संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त थी, किंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात अब विधायी शक्तियों के संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। यानी यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि 1911 से पूर्व ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों, लोक सदनों और लॉर्ड सभा को बराबर शक्तियाँ थी। लेकिन इन दोनों अधिनियम 1911 और 1949 के अधिनियमों द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों में बहुत कटौती कर दी गई है और संसद का महत्वपूर्ण सदन अब लोक सदन ही रह गया है। क्योंकि लोक सदन जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है और इनकी शक्तियों में अब वृद्धि कर दी गई है इन अधिनियमों के माध्यम से। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर नहीं है, लोक सदन उसमें सर्वेसर्वा है। लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है और लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है, तो लॉर्ड सभा यदि उसे अस्वीकार कर देती है तो लोक सदन द्वारा विधेयक दोबारा पारित किया जा सकता है। यदि 1 वर्ष का समय इस बीच हो चुका है तो लॉर्ड सभा द्वारा पारित किए बिना ही यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है। यानी यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई विधेयक लोक सदन ने स्वीकृत कर दिया, पारित कर दिया है और जब वो लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा को ये अधिकार तो है कि उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे या स्वीकृत कर दे। अगर वो लॉर्ड सभा किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो लोक सदन को ये अधिकार है कि उसी विधेयक को वो दोबारा अगर पारित कर देती है और पारित दोबारा करने के बाद में इस बीच 1 वर्ष का समय बीत जाता है तो फिर लॉर्ड सभा उसको स्वीकृत करे या नहीं करे, स्वीकृत किए बिना ही वह विधेयक दोनों सदनों यानी लोक सदन और लॉर्ड सभा द्वारा पारित समझ लिया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विधि निर्माण की अंतिम शक्ति लोक सदन के ही पास है। लॉर्ड सभा ज़्यादा से ज़्यादा किसी विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है, उनको अस्वीकृत भले ही कर दे, लेकिन 1 वर्ष के बाद में अगर उसी विधेयक को 1 वर्ष विधेयक को पारित कर देती है और 1 वर्ष का समय इस बीच पूरा हो जाता है तो वो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में लोक सदन के पास अंतिम शक्ति है। यानी लोक सदन जिस विधेयक को पारित करना चाहती है, कानून का रूप देना चाहती है, तो वो निश्चित रूप से उस विधेयक को कानून का रूप दे सकती है। लॉर्ड सभा भले ही उसको 1 वर्ष के लिए विलंब जरूर कर सकती है, लेकिन अगर अंतिम इच्छा ये ठान ले कि लोक सदन की किसी विधेयक को कानून का रूप देना, तो निश्चित रूप से उस कानून का स्वीकृत कर देती है, पास करवा सकती है।
अब दूसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की स्थिति और भी ज्यादा सुदृढ़ है। 1911 के संसदीय अधिनियम में लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे वह वित्त विधेयक समझा जाएगा। यानी कोई विधेयक वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसको प्रमाणित करने के लिए कि ये वित्त विधेयक है तो लोक सदन के अध्यक्ष के पास अंतिम शक्तियां है। अध्यक्ष अगर ये प्रमाणित कर देता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है तो वो वित्त विधेयक समझा जाएगा। और वित्त विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया ये देखेंगे। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है। साधारण विधेयक लोक सदन और राज्यसभा दोनों में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक की एक विशेषता है कि उसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा केवल 1 माह तक वित्त विधेयक पर विचार कर सकती है। यानी साधारण विधेयकों के बारे में अपन ऊपर चर्चा की है कि किसी विधेयक को 1 वर्ष तक विलंब कर सकती है, लेकिन वित्त विधेयक को 1 महीने तक ही वो रोक कर 1 माह तक ही वो रोक कर रख सकती है। उसके बाद में वो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है। यानी यहाँ राज्यसभा की शक्तियाँ नाम मात्र की है। यानी कोई विधेयक अगर वित्त विधेयक है वो लोक सदन से स्वीकृत होने के बाद अगर राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। 1 महीना बीत चुकने के बाद में उनको दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। जिस रूप में उसको लोक सदन ने राज्यसभा के पास भेजा था उसी रूप में मान लिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही कमजोर है। अब कुछ कार्यपालिका शक्तियां भी लोक सदन को दी गई है। इंग्लैंड में संस्थात्मक प्रजातंत्र है तथा ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही है। कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। लोक सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं। वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है और इन सब के अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्री परिषद को पदच्युत कर सकते हैं। यानी कार्यपालिका क्षेत्र में भी लोक सदन की स्थिति महत्वपूर्ण है। जो मंत्री परिषद है कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है वो भी पूर्ण रूप से लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। और अंतिम रूप से लोक सदन उस मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद और उनके मुखिया प्रधानमंत्री को भी पद से हटा सकती है, समय से पहले पदच्युत कर सकती है। तो इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में भी लोक सदन को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। तो इस प्रकार अपन एक एक करके 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा है। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। इन तीनों ही क्षेत्रों में लोक सदन की स्थिति महत्वपूर्ण है। वो हर क्षेत्र में संसद में उसका दबदबा है। अब लोक सदन की स्थिति का मूल्यांकन सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद की प्रभु सत्ता है, किंतु व्यवहार में विश्व के लगभग सभी लोकतंत्रों में कार्यपालिका का अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही है। ब्रिटेन में भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। जहां तक व्यवस्थापन और वित्त का संबंध है, कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर लोक सदन के समर्थन तथा सहयोग से कानूनों का निर्माण करती है तथा वित्त का प्रबंधन करती है। बजट कैबिनेट के द्वारा निर्मित किया जाता है अतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण अवित्तीय विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी ब्रिटिश संसद में लोक सदन की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि अपन देख रहे हैं पूरे विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ प्रजातंत्रीय देश है वहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से अंतर है। तो यहाँ यही बात कही गई है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद प्रभु सत्ता संपन्न है, लोक सदन को भी अथाह शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग आज कार्यपालिका कर रही है, इसलिए कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। और ब्रिटेन में भी यही स्थिति है। वहाँ भी भले ही उक्त रूप से अपन विधि निर्माण और वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की शक्तियों को पढ़ा है, लेकिन व्यवहार में उन सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद अपने बहुमत के बल पर, क्योंकि जिस राजनीतिक दल को लोक सदन में बहुमत होता है उसी का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बनती है, तो वो अपने बहुमत के बल पर जो कार्य करवाना चाहता है वो व्यवहार में करवा लेता है। चाहे बात कानून निर्माण की हो या बजट स्वीकृति की, सब क्षेत्र में आज व्यवहार में मंत्री परिषद और कार्यपालिका की स्थिति महत्वपूर्ण होती जा रही है। सैद्धांतिक दृष्टि से कैबिनेट लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। यानी अपन अभी ऊपर पढ़ा है कि लोक सदन
मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि लोक सदन स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन को समय से पहले भी विघटित कराया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट लोक सदन को समय से पहले ही, जो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल उससे पहले ही विघटित कर सकता है। इस प्रकार भले ही लोक सदन की महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उसको नियंत्रित करती है। वर्तमान समय में लोक सदन को व्यवस्थापन, वित्त और प्रशासनिक नीति के निर्माण में अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि शासन व्यवस्था के समस्त चक्र में लोक सदन महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता। यानी भले ही सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवहार में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि लोक सदन एक तरह से पंगु है या नाम मात्र का ही है। उनकी शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति में लोक सदन द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे शासन को मर्यादित रखकर लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण कार्य जिनको नकारा नहीं जा सकता। यानी यहाँ एक संतुलन की बात कही गई है। लोक सदन की शक्तियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ही उनको ये शक्ति है। व्यवहार में उन सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका करती है, लेकिन फिर भी लोक सदन की स्थिति महत्वपूर्ण है। वो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। समय समय पर जब चुनाव होते हैं निश्चित समय पर, तो लोक सदन के प्रतिनिधि ही जनता के बीच जाते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बताती है। और इसके अलावा लोकतंत्र को मर्यादित, नियंत्रित रखने का काम भी लोक सदन का और संसद का है। तो आज अपन विस्तार से लोक सदन की शक्तियों के बारे में पढ़ा है, उनकी सैद्धांतिक स्थिति और उनकी व्यावहारिक स्थिति के बारे में पढ़ा है। अब अगली बारी में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।